हिंदुस्तान में हमने 70 साल इनको हुकूमत का मौका दिया, हमको बदले में ये मिला जो कांग्रेस ने किया कि धोखेबाजी मिली है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हर मामले में। माइनॉरिटी को हमेशा से वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया। ये वो 420 वादे साहब कांग्रेस गवर्नमेंट भी की, लेकिन मुकम्मल उसमें सिर्फ 3-4 हुए, जिसकी तरफ से उल्टा नुकसान हुआ। हम नहीं मानते कि हमारी किसी के साथ क्या कहते हैं वो टक्कर है। इंशाल्लाह जब डब्बे खुलेंगे तो पूरा गेम बदल देंगे। हमारा मुतालबा यही है कि अगर हम जीत के आते हैं, अल्लाह हमको अगर मौका देगा और आवाम हमको चुन के लाएगी, तो पहले ये जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ हैं वो करेंगे। इस समय हम लोग निज़ामाबाद से गली गली से कूचों से आपको दिखा रहे हैं कि लोग इस बार क्या प्लान बनाए हुए हैं और किस तरह का यहाँ का चुनावी रुझान है। कैंडिडेट्स और जनता से आपको लगातार मिलवा रहे हैं। एमआईएम के कैंडिडेट्स हैं मीर मुमताज़ अली साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी तैयारियां कैसी रही है और प्रचार भी ख़त्म हो गया है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, यानी कितना यकीन है इनको अपनी जीत पर, और क्या मुद्दे थे जो आवाम के बीच लेकर गए, और जीतने के बाद सबसे पहले वो 2 काम जो ये करने वाले हैं अगर जनता इनको मौका देती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पिछले कुछ दिन पहले, जैसे कि 10-12 दिन पहले मेरे को टिकट अनाउंस हुआ था और कैंडिडेट में डिक्लेयर हुआ था, तो सबसे पहले हम पब्लिक के पास गए, उनके मसाइल देखे। तो मेरा जो डिवीज़न है वो थोड़ा स्लम एरिया थोड़ा लग रहा और थोड़ा डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी, अच्छे वेल एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ की है। फिर बाकी का जो है तकरीबन स्लम है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम, जैसा कि आप बोले, तकरीबन नालियों का है प्रॉब्लम, सड़क का प्रॉब्लम है, और जैसा कि शहर एक्सटेंड होते रहता तो स्लम भी जो है पीछे जाते रहता। तो एक शहर के कोने में और लास्ट बस्ती बोल सकते मेरा डिवीज़न आया है। डिवीज़न 14 और 13 जो है थोड़ा स्लम एरिया है। और पहले मैंने सर्वे किया, काम देखा, नालियों की, मच्छरों की और स्ट्रीट लाइट की, ऐसे कई मसाइल हैं जिनको हमारे को तवज्जो देना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। मेरे डिवीज़न में एक हलका है जो कि अंबेडकर कॉलोनी, सतीश नगर और भवानी होटल के अपोजिट का साइड है। यहाँ पे जो है पानी, एक तो ग्राउंड वाटर में थोड़ा प्रॉब्लम है और सही मीठा पानी नहीं मिल रहा। तो हम लोग एक खुसूसी मैनिफेस्टो बनाए जो हमारी जानिब से और हमारे ज़ाती पैसों के ऊपर है। उसमें हम लोग ने ये पब्लिक को ये बोला है कि सबसे पहले हम पानी के ऊपर काम करेंगे। 2 RO फिल्टर्स डिवीज़न में जोन वाइज डिवाइड करके हम लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो है हमारी जानिब से एक एम्बुलेंस रहेगी। तीसरा जो है, निज़ामाबाद में तकरीबन थोड़ा क्राइम लेवल थोड़ा बढ़ रहा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा स्लम बस्ती में और माइनॉरिटीज़ में। तो वो चीज़ को हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करके CCTV कैमरास ये लगाने का हम लोग डिसाइड किए। और चौथी चीज़ जो है, मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो डिवीज़न एक तरफ पे केनाल है, वाटर केनाल जो निज़ाम सागर से आ रही, अपोजिट में 3 जगह पर वाटर टैंक्स है। तो वहाँ पर जो है मच्छरों का बहुत बड़ा मसला है। गुज़िस्ता में जो सरकार थी उन्होंने सही काम नहीं किया, हमारे कॉरपोरेटर थे, सही नुमाइंदगी की है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर से ये सब काम नहीं करने से जो नाली का जो लेवल होता वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पानी बहुत ज़्यादा रुकता डिवीज़न में, मच्छर पैदा हो रहे जिससे डेंगू, मलेरिया वगैरह ये सब आ रहे। तो इनके ऊपर हम ये 4 मैनिफेस्टो दिए। और जैसा कि हाल ही में तेलंगाना में चल रहा, हाइड्रा के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जो फुल टैंक लेवल, FTL लेवल के क्या कहते हैं उसके जोन में आ रहे। तो हमारा ये मुद्दा है कि बीइंग एन एडवोकेट मैं उन लोगों पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करूं जिनके घर उन चीज़ों से मुतासिर हो रहे। तो हमारा मुतालबा यही है कि अगर हम जीत के आते हैं, अल्लाह हमको अगर मौका देगा और आवाम हमको चुन के लाएगी, तो पहले ये जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ है वो करेंगे। रोड, नाली वगैरह तो ये तो बनते रहेगी, क्योंकि बजट का भी मसला रहता। तो ये तो करो ना करो ये तो होता रहेगा, लेकिन ये ग्राउंड लेवल के ऊपर हम ये काम करेंगे।
अब जैसे कई पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो अलग अलग मैनिफेस्टो है हर किसी का। एक ने तो मरने के बाद 5,000 रुपये देने का भी वादा किया है, और भी कई वादे हैं। ऐसा वादा आपका नहीं है क्या? नहीं, मैं देखा मेरे जो अपोजिशन में एक कैंडिडेट है, उन्होंने ये मैनिफेस्टो किया है, बोला है कि मर जाएंगे कोई तो मेरी जानिब से 5,000 रुपये देंगे। फिर उन्होंने कहा कि बेवाओं को 500 रुपये दूंगा। ये वो 420 वादे साहब कांग्रेस गवर्नमेंट भी की, लेकिन मुकम्मल उसमें सिर्फ 3-4 हुए, जिसकी तरफ से उल्टा नुकसान हुआ। आप बताइए, आधा तोला सोना आपको गवर्नमेंट दे रही क्या, वो बताइए आप। गैस लोग एक घर को फ्री बोले, वो नहीं बोले, वो ये सब बातें हैं, जुमले हैं। और ये जो बोल रहे कि 5,000 रुपये दूंगा, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर वो मरता है तो ख़ुद के पैसों का इंतज़ाम करना वो जानता है, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो। हमको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गरीब उतना भी मजबूर नहीं कि अपना तदफीन कफन दफन दूसरे के पैसे से करे। और आपका मैनिफेस्टो को मैं मैनिफेस्टो नहीं बल्कि खिदमत खल्क कहता हूँ, जो कि हर कोई कारोबारी आदमी सियासतदान करता है लेकिन दिखाता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको मौका दिया जाएगा तो मैं खिदमत खल्क के एक हाथ से दूंगा तो दूसरे हाथ को भी बोलूँगा। तो ये इनका मैनिफेस्टो नहीं बल्कि खिदमत खल्क है, इसको मैनिफेस्टो मैं नहीं कहूँगा। तो यहाँ मुझे अभी तक ये समझ आया है, जैसे आपकी वार्ड में मैं घूमा हूँ, कि यहाँ लोग जीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको मान रहे हैं? मरने को। जीते जी 500 रुपये आपको मिल रहे हैं और मरने के बाद 5,000। क्या करेगा वो 5,000 का? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़, उन 5,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे को एक बात बताइए कि आप जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो आपके आईटी रिटर्न कितने लाख के लगाए साहब? आप गवर्नमेंट तो ये 5,000 देने वाली नहीं है। आपने बोला कि आपके जेब के 5,000 देंगे। तो आप ये बताइए कि आप एक खुसूसी डिवीज़न के लिए काम करेंगे? लोग मरना चाह रहे, फिर आप, है ना? आप बोल रहे कि मर जाएंगे तो मैं 5,000 रुपये दूंगा। तो इतने तो लोग हमारे गए गुजरे नहीं है कि आपके 5,000, हर कोई अपने मरने का खर्चा तो रख के मरता है। ऐसे तो हालात नहीं है हमारे, इतने मजबूर भी नहीं है कि आपके पैसा ले। और मुझे आप एक बात बताइए, आप वो अगर आप उसको मैनिफेस्टो मानते हैं तो ये बात बोलिए आपके, मैं अपने हलाल के पैसों से दूंगा बोल के बताइए साहब। अब आपको यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम मौका देती है, तो सबसे पहले आप वो 2 काम जो करने वाले हैं सबसे पहले वो बताइए। सबसे पहले मैं एक इरादा किया कि मेरे एरिया में एक आयशा मस्जिद का एरिया आता साहब, यहाँ से कुछ मेरे ये तो 30 डिवीज़न है, इससे थोड़ा आगे 1.5 किलोमीटर पे वो एरिया है। तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि वहाँ पर जब मैं पैदल यात्रा को गया था, खुसूसी अकेला गया था पहले, तो जाने के बाद लोग मेरे को बुलाए और ऐसे हालात में थे कि उनको घर है, उनके सर के ऊपर छत है, टीन शेड का घर है, लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो बस पानी है घर के अंदर, कोई सो नहीं सकता, मच्छर है, सांप आने के जैसे गड्ढे बनते ना वैसे गड्ढे। 18 घर है, मैं आपको अभी भी ले जाके दिखा सकता हूँ उन 18 घरों को। और मैं तो मतलब कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि एक खुसूसी टाइम में अपने वालिद साहब के साथ 30 साल से वो कर रहे, तो 5-6 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ। जब मैं ग्राउंड पे गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब को मालूम है ये चीज़ों की, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। जब मैं ग्राउंड पे गया तो ऐसे हालात देख के मैं उनको ये वादा किया कि मैं जीतो या हारो, इंशाल्लाह इन चीज़ों की नुमाइंदगी मैं करूँगा। और जो हम ग्राउंड लेवल पे गए, जो काम हम बात करें, हम जो लोगों से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत यकीनी है इस चीज़ को लेकर। ये जो आप इश्यूज़ बता रहे हैं ये वार्ड नंबर 14 में है? हाँ, वार्ड नंबर 14 में है। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर पे जो केनाल का एरिया है, तकरीबन मेरे ख्याल से 1900 घर मुतासिर है सब। केनाल का जो एक्सटेंड हो रहा, एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट का यहाँ पे आया था, उसमें 1900 घर मेरे ख्याल से सारंगपुर से लेके टोटली वो कुछ नागाराम के एरिया तक जा रहा। तो 1900 घर मुतासिर हो रहे थे। तो उन घरों को बचाने के लिए हम लोग ज़ाती तौर पर हमारे पैसे लगाकर उतने बड़े प्रोजेक्ट पर स्टे लेके आए। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये खिदमत मेरे वालिद साहब अंजाम दिए और हमने नुमाइंदगी की है। और जब ज्वाइन हुए थे असद साहब के पास भी जाकर ये बोले कि साहब ये काम करना है। तो हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने हमें विश्वास दिया और कहा कि
ऐसी नुमाइंदगी करेंगे कि अगर कोई घर टूटता है तो इंशाल्लाह ताला उनको जब तक दूसरा घर दूसरी जगह पर उनको टोटली बनाकर शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक ये घरों को नहीं तोड़ेंगे। हमारा स्टे का ऑर्डर इसी पर है, तो इनके ऊपर अलॉटमेंट भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द काम भी मुकम्मल होगा इस चीज़ का। आप किसको मानते हैं आपके सामने मजबूत है? किस पार्टी से आपकी टक्कर है? कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर बीआरएस? देखिए मेरे डिवीज़न में जो है 3 भी पार्टीज़ है, 4 भी पार्टीज़ है। एक हल्का जो आता है भगत सिंह कॉलोनी, वहाँ पर 1500-1600 जो है कट्टर मेरे मानने पहले वो हमारा बेल्ट था वो टीआरएस के टाइम पर, लेकिन थोड़ा फ़िरका परस्ती बढ़ने की तरफ से थोड़ा वो बीजेपी का बेल्ट है। लेकिन तब भी उतना सब होने के बाद भी हमारा काम जारी है। हम लोगों को मना रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी जुमलेबाजी करने वाली जमात है और मजलिस जो है ग्राउंड लेवल पर जाके करने वाली जमात है। और पार्लियामेंट में अगर कोई हर एक तबके की आवाज़ उठाते तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब है, और असेंबली में अगर कोई सीएम से भी ज़्यादा अगर नुमाइंदगी करके आवाज़ उठाते तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। तो हमारी टक्कर मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस के साथ है, मैं मानता हूँ कि हमारी टक्कर टीआरएस के साथ है, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट है मैं उनको आपके चैनल के ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि आप बस मेरे को आपका डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ एंड हो रहा, कौन से घर के नंबर कहाँ तक आ रहे, वो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको कैंडिडेट मान लूँगा। ग्राउंड लेवल पर नहीं है। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ, ये मेरे बोल नहीं है साहब, मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों के बोल है कि पैदल यात्रा में भी ये नशे की हालत में रह रहे। तो ऐसे हरकत है लोगों के, इन बस पैसा है तो कॉरपोरेशन में लड़ने आ गए। मेरे को नहीं लगता इनको ग्राउंड लेवल की कोई हकीकत मालूम है। हमारे पास एक बन गया है कि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कोई गोबर चोरी के है उनके ऊपर इल्ज़ाम, तो कोई लैंड ग्रैबिंग, हद तो ये है कि कब्रिस्तान की भी मुरम चोरी की गई, ये इन्हीं के कांग्रेस के कैंडिडेट की जानिब से। और शर्म की बात यह है कि लोग कांग्रेस के इनको लीडर मानकर इनको आगे रखते हैं, और वैसे हालात रखने के बाद भी, ऐसे काम और कारनामे करने के बाद भी आवाम के बीच में इनको भेजते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि टीआरएस हमारे से मतलब मुकाबला होगा, कांग्रेस का तो नहीं है, क्योंकि ना ही ये सीरियस लड़ रहे हैं, ना पब्लिक इन पर भरोसा करती है। सब बस 420 के वादे हैं, ये सब तनकीद करना नहीं है, लेकिन ये है चीज़ रियलिटी। आवाम आपको मौका देती है, आप जीत के जाते हैं, तो मेयर और डिप्टी मेयर की बात आती है, वहाँ किसको सपोर्ट करेंगे अगर मान लीजिए एमआईएम वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है? एमआईएम इंशाल्लाह डिप्टी मेयर या मेयर एमआईएम का है, और कांग्रेस को अगर मेयर बनाना है अपना या डिप्टी मेयर लेना है, दोनों में से कोई एक, तो एमआईएम के साथ अलायंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना मजबूत दिखा रहे हैं उतना नहीं है। इनके ख़िलाफ़ टोटल इनके एम्प्लॉइज़ है, क्योंकि इनकी तनख्वाह रुकी जा रही है, इनके सैलरीज रुके जा रहे हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं वो मुकम्मल नहीं किए जा रहे हैं। स्लम के लोगों को बहुत भला फला बातें बनाकर वोट लिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यही नहीं है। एक सादा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि जुबली हिल्स में जो हुआ, अगर एमआईएम सपोर्ट नहीं करती थी तो वो सीट इनको जीतना मुश्किल था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 4-5 बार विज़िट लिए ये, या 6-7 बार। उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब टाइम दिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब टाइम दिए, तो ये सीट निकल पाई, वरना इनके मतलब क्या कहते हैं, इनके बस की बात नहीं थी ये। अभी जैसे अकबर साहब आए थे, प्रोग्राम हुआ है, तो कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और एमआईएम का गठबंधन है। नहीं, गठबंधन ये लोग कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, क्योंकि ये पार्टी का फैसला होता है। पार्टी कितने सीट्स पर जीत के आ रही है उनकी, वो देखकर हमारी पार्टी डिसाइड करेंगी कि इनके साथ करना है ना या नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 या 21 हमने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमको पूरा भरोसा है कि हमारे सारे नुमाइंदे जितने भी आए हैं वो जीत कर आएंगे। कांग्रेस के मेरे ख्याल से 15-16 जीतेंगे तो बहुत बड़ी बात है, उनको हमारे पास आना पड़ेगा सब। क्या मानते हैं आप, जैसे चुनावी फील्ड में आप हैं, बहुत प्रचार आपने किया, अब चूँकि प्रचार भी रुक गया है, कल वोटिंग होनी है, तो ऐसे में आप टक्कर किससे मानते हैं अपनी? बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस, किसको ज़्यादा मजबूत मानते हैं अपने सामने कि उसको हम टक्कर देने वाले हैं? देखिए ग्राउंड लेवल पर हम हैं, ये बस पानी के बुड़बुड़े हैं,
जो पैसों की बुनियाद पर टिकट ख़रीद के आए हैं, और ये बात इनको भी पता है कि ये जीतने वाले नहीं हैं, बस ज़मानत ना बचे, ज़मानत बच जाए, ये चीज़ की दौड़ में है ये। हम नहीं मानते कि हमारी किसी के साथ क्या कहते हैं वो टक्कर है। इंशाल्लाह जब डब्बे खुलेंगे तो पूरा गेम बदल देंगे। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं निज़ामाबाद नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान की आवाम से, जो भी ये देख रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप AIMIM के कारनामों को देखिए, इनकी नुमाइंदगी देखिए, और जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं हर वो तबके के लिए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। ये आपकी जमात है, ये हमारी जमात है, ये हर एक तबके की जमात है। हिंदुस्तान में हमने 70 साल इनको हुकूमत का मौका दिया, हमको बदले में ये मिला जो कांग्रेस ने किया कि धोखेबाजी मिली है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हर मामले में। माइनॉरिटी को हमेशा से वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया। वोट चोरी, मेरा मानना है ये वोट चोरी बस एक बहाना है इनकी हार को छुपाने का, इनकी नाकामयाबी को छुपाने का, मैं ये समझता हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे MIM के कैंडिडेट जो 14 से चुनाव लड़ रहे हैं, मुमताज़ अली साहब। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए।